जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सारे कंप्लीट कर लिए थे और हमने पास्ट टेंस को भी कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर पे। तो फ्यूचर का सबसे पहले जो टेंस है उस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले तो है कि उसकी सबसे पहले पहचान, यानी उर्दू जुमले के आखिर पर हमें कैसे पता चलेगा किसी भी उर्दू जुमले को देखकर कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है या फ्यूचर कंटिन्यूस का है या किसी दूसरे फ्यूचर का है। तो टेंस की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी नेक्स्ट भी नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने ये देखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम कब कब यूज़ करते हैं, हमें कैसे कैसे पता चलता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा काम जिसका आपने डिसीजन कर लिया हो, आप डिसीजन कर चुके हो कि मैं ये काम करूँगा, उसका आपने डिसीजन ले लिया होता है, लेकिन आपने करना वो काम फ्यूचर में होता है। तो इसलिए वो वाले काम जिनमें आप डिसीजन ले चुके हो कि मैं ये काम करूँगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। दूसरे कोई भी काम जिससे पता चल रहा हो कि काम का करना या होना फ्यूचर में पाया जाएगा, फ्यूचर में होगा, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अगर हम बात करें एग्जैक्ट उर्दू के फ़िक्रात की, कि हमें उर्दू के फ़िक्रात को देख के कैसे आइडिया होगा कि ये वाला जो हमारा टेंस है, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। तो उसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर पर गा, गी या गे वगैरह वगैरह पाया जाएगा। मिसाल देते हैं, वो स्कूल जाएगा, तो इसके सेंटेंस के एंड पे गा आ गया है। हम नावल पढ़ेंगे, एंड पे गे आ गया है। वो गाना गाएगी, उसके एंड पे गी आ गया है। तो ये डेफिनेटली इसकी क्या है, पहचान है। तो पहचान क्या होगी, उर्दू जुमले के आखिर पर गा, गी या गे, यानी वो वाले टेंसेस जिनमें डिसीजन हो चुका होता है कि फ्यूचर में ये वाला काम होगा, वो किस में आ जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये तो होगी सादा सी शॉर्ट सी पहचान। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ होती है जिस पे हम ज़्यादा बात करते हैं, वो हमारे पास होता है किसी भी टेंस का फार्मूला। जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में फार्मूले होते हैं, इसी तरह हमारे पास इंग्लिश में भी फार्मूले होते हैं। यानी कोई भी काम करने से पहले हमारे पास, अगर इंग्लिश के टेंसेस की हम जब बात करते हैं, तो अगर हमें फार्मूला का पता हो तो हम एग्जैक्ट क्या करते हैं कि उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ लगाते हैं, कीमतें पुट करते हैं। तो मैथमेटिक्स की तरह ही हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट हमारे पास आ जाता है। तो फार्मूला जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आने के बाद जो अगली चीज़ आएगी वो हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा। वर्ब की जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद एंड पे जो फॉर्म चीज़ आएगी वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। तो इसका जो शॉर्ट फार्मूला, जो कि जनरल फार्मूला नॉर्मल तौर पर बनता है, वो यही है कि फ्यूचर SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, दरम्यान में हमने जस्ट किसको ऐड किया है, हेल्पिंग वर्ब को। ये हो गया फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे। तो जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब का तल्लुक है, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हमारे पास होगा विल या शैल। विल या शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हमें हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल में से हमने अपने सेंटेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो वो हमारे पास जो है वो प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो स्पेसिफिक है कि किन के साथ हमने विल लगाना है और किन के साथ हमने शैल लगाना है। आई और वी, आई और वी, इनके साथ हम शैल लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल लगाना है। बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, उन सब के साथ हमने विल लगाना होता है। यानी बाकी जितने भी बचते हैं
ही, शी, इट, यू, दे वगैरह वगैरह, उन सब के साथ हमने क्या करना होता है, विल लगाना होता है। सिर्फ आई और वही के साथ हम क्या करते हैं, शेल लगाते हैं। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जो हमारे पास अगली बात है वो ये है कि जो शेल है और जो विल है, इसके बारे में एक और कन्फ्यूजन भी है, एक और रूल भी है, वो भी याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी काम करने के ऊपर फोकस कर रहे हूँ, जोर दे रहे हूँ, ताकीद कर रहे हूँ, तो उसमें विल और शेल का जो रूल है वो एक्सचेंज हो जाता है। कि यहाँ पे शेल लगेगा वहाँ पे विल लगता है, और जहाँ पे विल लगता है नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहाँ पे शेल लगेगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो इसकी बात हम करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मसलन मैं ये नावल पढ़ूंगा, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं होगी, आई शैल रीड दिस नावल, मैं ये नावल पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस नावल। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस था, हमने आई के साथ शैल लगाया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगर ज़रूरी हो यानी ताकीद की गई हो, मैं ये नावल ज़रूर पढ़ूंगा, या मैं ये नावल लाजमी पढ़ूंगा, या मैं ये नावल ज़रूरी पढ़ूंगा, तो इसके ऊपर फोकस किया गया है, जोर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पे हमारे पास जो आई है उसके साथ शेल है रूल के मुताबिक, लेकिन अब यहाँ पे जोर की वजह से हम क्या करेंगे, आई के साथ भी विल लगाएंगे। आई विल रीड दिस नावल, यानी वो जो ताकीद की गई थी, जो जोर दिया गया था, उसमें हमने जोर देने के लिए या ताकीद करने के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने प्रोनाउन को, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया है, यानी शेल की जगह पे हमने विल लगा दिया। इसी तरह अगर वहाँ पे शेल लगना था तो हमने विल लगाया है, और अगर वहाँ पे विल लगना होता, मतलब अगर सब्जेक्ट ही होता, लेट्स सपोज ही है, वैसे वो ये नावल पढ़ेगा, ही विल रीड दिस नावल। और अगर ही की जगह पे हम ये कह देते हैं, ज़रूर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि लाजमी और ज़रूर की, तो फिर वहाँ पे जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो होगा कि वो ये नावल ज़रूर पढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ही के साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे, ही शेल रीड दिस नावल। तो ये हमारे पास क्या है, शेल और विल का इस्तेमाल है, उसका यूज़ है। उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस टेंस में यूज़ होती है, चाहे हमारा सेंटेंस जो है उसमें हम जोर दे रहे हों या उसमें हम ना जोर दे रहे हों, या उसमें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात भी क्लियर होगी। और एंड पे ऑब्जेक्ट भी लाजमी तौर पे यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव कैसे करना है। नेगेटिव बनाने का फार्मूला हम हर टेंस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल फार्मूला है कि जब भी आपने किसी टेंस को, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। मसलन वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। अगर इसको हम नेगेटिव करें तो क्या करेंगे, वो स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल। तो हमने विल के बाद क्या किया है, नॉट लगा दिया है। इसी तरह हम कल लाहौर जाएंगे, वी शैल गो टू लाहौर। तो इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हम कल लाहौर नहीं जाएंगे, इसका क्या इंग्लिश हो जाएगी, वी शैल नॉट गो टू लाहौर। तो ये हमारे पास सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी हमने सेंटेंस को सवालिया कैसे बनाना है, तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो भी वही जनरल फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। जब वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लगेगा तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा या सवालिया फिक्रा बन जाएगा। जैसे मैं सुबह वर्जिश करूँगा, नॉर्मल सेंटेंस है, इसको हम इंटेरोगेटिव अगर हमने कराना है, क्या मैं सुबह वर्जिश करूँगा, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है दरमियान में, अगर आई है, मैं की बात हो रही है, आई होगा तो आई के साथ शेल लगता है, तो शेल जो है वो सेंटेंस के शुरू में होगा। शेल आई टेक एक्सरसाइज टुमारो, इंटेरोगेटिव साइन। इंटेरोगेटिव साइन का आपको पता है कि वो हमने लाजमी तौर पर हर सूरत में लगाना ही लगाना होता है।
इसी तरह अगर हम कोई और सेंटेंस बनाते हैं, नेक्स्ट अगर कोई हम और बात करते हैं, दे विल वॉश देयर कार, दे विल वॉश देयर कार, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसको अगर नेगेटिव करना है, दे विल नॉट वॉश देयर कार। अगर इसी को हमने इंटरोगेटिव करना है, विल दे वॉश देयर कार, इंटरोगेटिव साइन। तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। और एक और बात याद रखिए, बच्चे जो है ना, अक्सर एक सवाल जो है वो स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि आजकल जो है नॉर्मली तौर पे हर जगह पे बुक्स के अंदर विल का इस्तेमाल हो रहा है, शेल का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम कम नज़र आता है। उसकी भी वजह यह है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ज़्यादातर जगहों पे शेल को उन्होंने वैसे इग्नोर कर दिया हुआ है, वो जस्ट विल लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो आपको विल और शेल का जो रूल है वो आपको रूल पता होना चाहिए। चाहे आप सेंटेंस बनाते वक्त जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है या बड़ी क्लासेस का पेपर होता है, उसमें अगर आप शेल का इस्तेमाल नहीं भी करते, जस्ट विल ही लगाते जाते हैं, तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट कंसीडर होते हैं। लेकिन अगर आप छोटी क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको विल और शेल का इस्तेमाल जो वो है एग्जैक्टली करना चाहिए, और आपको वो रूल का पता होना चाहिए कि हमने विल कहाँ पे लगाना है और हमने शेल कहाँ पे लगाना है। तो आज का लेक्चर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।